क्या आप जानते हैं सेंसर बोर्ड कैसे काम करता है और कैसे पास होती है सेंसर बोर्ड से फिल्में? सोशल मीडिया में देश भर में कई बार आपने सुना होगा, यानी कि मूवी बैन करने का सुना होगा, ट्रेंड होते हुए देखा होगा। कई बार ये बैन करने की बातें ट्रेंड होती है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। पर क्या आपको पता है कि सेंसर बोर्ड के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी फिल्म को बैन कर सके? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या आपको पता है सेंसर बोर्ड की कैंची कैसे चलती है और कैसे दिया जाता है फिल्म सर्टिफिकेट? कितने प्रकार के सर्टिफिकेशन होते हैं और हर एक सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं फिल्म आदि पुरुष में सेंसर बोर्ड से गलती क्यों हो गई? क्यों नहीं चलाई गई आदि पुरुष के उन वाहियात डायलॉग पर कैंची? क्या आप जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्में सेंसरशिप नहीं होती है, यानी सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर नहीं होती है। ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज होती है उन्हें कोई भी पार्ट कट नहीं किया जाता, बिना कोई आपत्ति के वो रिलीज होती है। क्या आप जानते हैं कि सेंसर बोर्ड की शुरुआत कब हुई? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में अक्सर उठते होंगे और आप जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस खास वीडियो में आपको मैं सेंसर बोर्ड के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे पास होता है, कैसे फिल्में करती है, कैसे बनती है, सारी चीजें। साथ ही मैं आपको सेंसर बोर्ड से जुड़ी कई अनकही बातें भी बताऊंगा जो आज तक आपको पता ही नहीं होगा, ना ही आपने पहले कभी देखा और सुना होगा किसी भी न्यूज या अखबार वगैरह में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसर बोर्ड से फिल्में कैसे पास होती है। दरअसल सेंसर बोर्ड से फिल्में पास होने का एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है, और वो यह है कि जब कोई प्रोड्यूसर फिल्म दिखाने के लिए सेंसर बोर्ड के पास आता है तो एग्जामिनिंग कमेटी फिल्म देखती है। एग्जामिनिंग कमेटी में उसको जांच करने वाली कमेटी बनती है जो पूरे फिल्म को देखती है, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष होते हैं, ये कंपलसरी है। यानी इस कमेटी में कोई सेंसर बोर्ड मेंबर नहीं होता। 4 मेंबर्स की कमेटी फिल्म देखने के दौरान रील दर रील अपने पॉइंट्स नोट करती है और करते जाती है कि कहां क्या क्या पॉइंट्स को देखने ऑब्जर्व जो करती है। फिर अगर उन्हें कोई भी आपत्तिजनक बात लगती है या कोई कट लगाने का सजेशन होता है तो सभी बाद में सभी चारों मिलकर उस सदस्य आपस में डिस्कशन करते हैं अपने अपने पॉइंट पर। फिर बाद में फिल्म पर अपनी फाइनल रिपोर्ट दिखाते हैं। इनमें से सबसे सीनियर मेंबर सभी के पॉइंट सुनकर डिसीजन ले सकता है, यानी सभी 4 सदस्य फिर अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर डिस्कशन करके फिल्म में फाइनल कट्स या कोई डिस्क्लेमर लगाने की सिफारिश करते हैं। अगर चारों मेंबर्स में कट्स और कौन सा सर्टिफिकेट देना है इस पर सहमति न बन पाए तो चेयरमैन सेकेंड व्यूइंग के तौर पर फिल्म खुद देखकर फैसला करता है, यानी कि वो सेकेंड व्यूइंग होता है। चेयरमैन बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, पहले वो 4 एग्जामिनिंग कमेटी उसको देखती है फिल्म और वही फैसला करती है। इसके बाद प्रोड्यूसर को बुलाकर डिस्कशन किया जाता है या शो कॉज नोटिस दिया जाता है और बताया जाता है कि फिल्म में क्या क्या चेंजेस किए जाने हैं, यानी कि ये सीन गलत है या ये सीन को बदलना पड़ेगा या बदलने हैं। इस दौरान प्रोड्यूसर को भी पूरा मौका दिया जाता है कि अगर उसे किसी कट या डिस्क्लेमर पर आपत्ति है तो वह अपनी बात रख पाए। कि अगर मान लो इसे कोई रखना है, कोई ये नहीं ये सीन रखना है, तो उसको वो अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। यानी अगर किसी भी सीन को लेकर चारों मेंबर्स को आपत्ति है लेकिन प्रोड्यूसर उस फिल्म में रखना चाहता है तो इस पर भी उसे डिबेट का मौका दिया जाता है। अगर वह अपने तर्कों से मेंबर्स को कन्विंस कर लेता है तो फिर चारों मेंबर्स एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं कि कट लगाने हैं या नहीं लगाने। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर प्रोड्यूसर सेंसर बोर्ड के बताए बदलाव ना करे तो, यानी कि सेंसर बोर्ड ने जो बताया कि ये बदलाव करने हैं और प्रोड्यूसर ये बदलाव ना करे तो क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, अगर प्रोड्यूसर ऐसा करता है तो वो फिल्म थिएटर में रिलीज ही नहीं कर पाएगा। सेंसर बोर्ड मेंबर्स फिल्म देखने के बाद जो कट्स या डिस्क्लेमर फिल्म में प्रपोज करते हैं
उन्हें फिल्म में बदलाव कर ही प्रोड्यूसर को एक बार फिर सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग करने के लिए रिवाइजिंग कमेटी को दिखाना पड़ता है। यानी कि बदलाव करने के बाद फिर से उसको रिवाइजिंग कमेटी को दिखाना पड़ता है कि उसने क्या क्या बदलाव किए। फिर ये कमेटी ओरिजिनल फिल्म के फुटेज को देखती है जो पहले दिया जाता है, और फिर मॉडिफाइड फुटेज को देखती है कि किस सीन में जो कट बताया गया था वो लगा या नहीं, यानी कि वो कट किया गया या नहीं, कोई डायलॉग मॉडिफाई करना था तो वो किया या नहीं। ये सारे चीज को फिर से वो रिवाइजनिंग कमेटी देखती है। पूरे चेंजेस को देखने के बाद रिवाइजनिंग कमेटी फाइनल फिल्म फुटेज पर साइन और सील करती है, और फिल्म का पूरा रिकॉर्ड CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास रहता है। फिर सर्टिफिकेट देने के बाद जब फिल्म डिजिटल फॉर्मेट में प्रोड्यूसर को सौंपी जाती है, और इस दौरान फिल्म में एक भी एक्स्ट्रा फ्रेम हुआ तो उसे एग्जीक्यूट करने की अनुमति नहीं दी जाती। यानी कि जो सजेशन दिया जाता है उस आधार पे वो फिल्म को करना पड़ता है। दरअसल सेंसर बोर्ड को 64 दिनों के भीतर फिल्म पास करनी होती है, लेकिन कई बार फिल्म की रिलीज डेट या कोई इमरजेंसी को देखते हुए इन्हें जल्दी भी पास कर दिया जाता है, और ये अधिकार CEO यानी रीजनल ऑफिसर्स के पास होता है कि वो एग्जामिनिंग कमेटी और रिवाइजनिंग कमेटी के मेंबर्स को बता दें कि उसे किस फिल्म की रिव्यू को प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी बेसिस पर करके उसे सर्टिफिकेट देना है। मान लीजिए 2-3-4 फिल्म के पास बोर्ड के पास आ जाए तो वो डिसाइड करते हैं कि इस फिल्म की जल्दी प्रायोरिटी देते हैं कि इसको जल्दी से इसका रिवाइजनिंग करके इस फिल्म का सर्टिफिकेशन दीजिए, इसका क्या करना है, मतलब उसको जल्दी फाइनल कीजिए। आपको बता दूं सेंसर बोर्ड फिल्म को बैन नहीं कर सकता, सिर्फ रिफ्यूज कर सकता है। अपने हाल ही में खबर में आई थी और आपने सुना भी होगा कि अक्षय कुमार की 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म OMG 2 की रिलीज पर बोर्ड ने रोक लगा दी, लेकिन सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकता है। वो इसे रिफ्यूज जरूर कर सकता है कि उन्हें फिल्म के किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है। फिर रिवाइजनिंग कमेटी प्रोड्यूसर को बताती है कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, यानी कि उसकी जगह पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, वो रिवाइजनिंग कमेटी बताती है। देखिए मेकर्स को तो खुद ही अंदाजा होता है, जब वो फिल्म बनाते हैं तो खुद ही अंदाजा होता है कि फिल्म में कहां क्या विवादित हो सकता है, कहां उन्हें बोर्ड मेंबर द्वारा रिवाइजनिंग कमेटी द्वारा यहाँ पे विवादित को हटाने के लिए चेंजेस करने के लिए बोले जा सकते हैं। तो वो चाहे तो खुद ही कमेटी को चेंजेस करके फिल्म पास करवा सकते हैं, वो खुद समझ सकते हैं कि चेंजेस करवा के फिल्म पास करवा सकते हैं। और अगर चेंजेस के बावजूद कमेटी फिल्म को मान लीजिए कि चेंजेस के बावजूद पास नहीं करती तो प्रोड्यूसर फिर बदलाव करके फिल्म पास करवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आमतौर पर फिल्में इसके बाद पास कर दी जाती है। जब मॉडिफिकेशन होता है, रिवाइजनिंग होता है तो उसमें चेंजेस करके आमतौर पर फिल्में पास कर दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं हो पाता तो प्रोड्यूसर के पास पहले तो ट्रिब्यूनल के पास जाने का एक रास्ता खुला रहता था। ट्रिब्यूनल एक होता था जिसके पास जाने का रास्ता खुला, लेकिन 2021 में सरकार ने इसे गैर जरूरी मानकर भंग कर दिया, इसको खत्म कर दिया। इसके बाद प्रोड्यूसर के पास अब केवल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बचता है, यानी कि दोबारा करने के बाद 3 बार करने के बाद अगर वो पास नहीं करती है तो प्रोड्यूसर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसी जांच प्रक्रिया होने के बावजूद आदि पुरुष फिल्म को कैसे पास कर दिया सेंसर बोर्ड। तो मैं आपको बता दूं, इस संदर्भ में सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज नीलानी ने बताया कि फिल्म की भाषा को बोर्ड ने सीरियसली नहीं लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम या हनुमान की भाषा कैसी हो, इस पर फिल्म देखने वाली कमेटी ने ध्यान ही नहीं दिया। यानी कई बार पैनल में एग्जामिनिंग कमेटी की टीम में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक ज्ञान नहीं रखते हैं, उसकी महत्व को नहीं समझते हैं और इन बातों को गंभीरता से नहीं समझते हैं, और वो लिबरल विचारधारा अपनाते हैं। ऐसे में सीनियर ऑफिसर्स या CEO की जिम्मेदारी होती है कि वो माइथोलॉजी जैसे गंभीर विषय पर एक्सपर्ट को बैठाए, क्योंकि रिव्यू से पहले स्क्रिप्ट सेंसर के पास होती है ताकि वो तय कर पाए कि उन्हें कैसी फिल्म दिखानी चाहिए। तो वहां एग्जामिनिंग कमेटी जो होती है उसमें जो जांच जो करती है, या रिवाइजनिंग कमेटी जो उसकी दोबारा जांच करती है, इसमें बैठने वाले लोगों का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना बेहद अहम होता है, जो कि आदि पुरुष फिल्म में नहीं हो पाया। यानी किसी कमेटी में जो बैठे थे उस विचारधारा के लोग नहीं बैठे थे जो माइथोलॉजिकल विचारधारा के रखते हो या उसकी समझ रखते हैं। लेकिन कई बार इसमें चूक हो जाती है क्योंकि इसमें भी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा फेवरिज्म हावी है, इसमें ऐसी गड़बड़ी हो जाती है।
इस संदर्भ में सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में अमित शाह ने भी कुछ फिल्मों के रिव्यू में दखल दिया था, क्योंकि उस समय फिल्मों को लेकर काफी विवाद हो रहे थे। आपको बता दूं, उस समय शाहरुख खान की फिल्म का भी टाइटल बदला गया था। इससे पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म जो उस समय काफी विवादित रहा था, गोलियों की रासलीला रामलीला, जो कि पहले रामलीला टाइटल था, उसे गोलियों की रासलीला आगे जोड़ के ये भी टाइटल पर काफी हंगामा हुआ था, जिसे विवाद के बाद बदला गया था। तो ऐसे कई सेंसिटिव मामले हुए थे जिस पर लोग सेंसर बोर्ड से, यानी कि सेंसर बोर्ड में मोर्चा लेकर आ जाते हैं कि इसमें विवादित है। आपको बता दूं, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनने से पहले पहलाज निहलानी एक प्रोड्यूसर थे। उन्होंने आंखें और 16 और शबनम जैसी फिल्मों में पैसा भी लगाया था। इन्हीं सब उसने शायद साझा किया। इन बदलावों के बावजूद देख के जब फाइनल होता है वो रिलीज होती है। अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने वाले कंटेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वूट, जी, एमएक्स, जियो सिनेमा, लीव इत्यादि जैसे ऑनलाइन एप्स, पोर्टल या वेबसाइट जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने वाली फिल्में, वेब सीरीज अब भी बोर्ड की सेंसरशिप से बाहर, यानी ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं होता है, कोई कैंची नहीं चलती है, किसी प्रकार के कंटेंट पर कोई कैंची नहीं चलती, कुछ भी हटाया नहीं जाता, जबकि होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण ही वल्गैरिटी यानी अश्लीलता, नग्नता, गाली गलौज और बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमारे देश की संस्कृति काफी दूषित हो गई है। और बहुत ही दुख की बात यह है कि इन असामाजिक कंटेंट से आज के समय में हमारे देश का युवा, यहाँ तक कि छोटा छोटा बच्चा भी दूषित और असंस्कृतिक असामाजिक चीजों को सीख रहा है, जिससे हमारी पवित्र संस्कृति धूमिल होती दिख रही है। इसलिए किसी भी प्रकार की वल्गर, अश्लील और नग्नता वाली फिल्में, सीरियल या वेब सीरीज को जनता के सामने नहीं परोसना चाहिए जो हमारी संस्कृति में ना हो। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये तो बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। थिएटर पे भी तो कई तरीके से परोस ही दिया जाता है, लेकिन ओटीटी पे तो कुछ देखा ही नहीं जाता है। ओटीटी पर सेंसरशिप नहीं होने के संदर्भ में बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी कहते हैं कि फिल्मों के साथ साथ छोटे से ऐड के लिए भी सेंसरशिप लागू है, यानी कि आप टीवी पर या कहीं पे जो छोटा छोटा प्रचार देखते हैं, ऐड देखते हैं, उस पे भी सेंसर बोर्ड का उस पे सेंसरशिप होता है, वो पास होता है, तभी वो ऐड आते हैं। पर ओटीटी पर कोई लगाम नहीं है, जबकि फिल्में और ओटीटी दोनों आईबी मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। यानी फिल्में और ओटीटी दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर आती है। ओटीटी भले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इसे भी सेंसर करना चाहिए, क्योंकि ये भी समाज को गंदा करने का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आपको बता दूं, ओटीटी को छोड़कर फिल्में, विज्ञापन के साथ साथ टीवी शोज भी, यानी कि टीवी जो सीरियल्स वगैरह आती है, वो भी सेंसर बोर्ड के दायरे में आता है। दरअसल सेंसर बोर्ड एक सेंसरशिप बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करती है। भारत में जब कोई भी फिल्म, टीवी एड, सीरियल दिखाने से पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसको दिखाने से पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कि आप किस वर्ग के लोगों को वो फिल्म या सीरियल या टीवी उसको सोच को दिखा सकते हैं, जिसे सेंसर बोर्ड जारी करता है। अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसा ना करे तो वो फिल्म, एड या टीवी शो को दिखा ही नहीं सकता है। सेंसर बोर्ड पहले कंटेंट की समीक्षा करता है, उसकी जांच करता है और फिर सर्टिफिकेट देता है, ताकि आप पब्लिक डोमेन पर, यानी कि पब्लिकली वो कंटेंट को दिखा सकें और किस वर्ग के लोगों को वो कंटेंट, वो शोज, वो टीवी सीरियल या सिनेमा देखना है। क्या आप जानते हैं ये सर्टिफिकेट क्या होता है? ये सर्टिफिकेट क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? और इसका मतलब है, आपका जवाब शायद नहीं होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं। सेंसर बोर्ड कंटेंट की समीक्षा के बाद जो सर्टिफिकेट देता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला यू सर्टिफिकेट, दूसरा U/A यानी कि यूए सर्टिफिकेट, तीसरा ए सर्टिफिकेट और चौथा एस सर्टिफिकेट।
यू यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट। यूनिवर्सल सर्टिफिकेट ऐसी फिल्मों को दिया जाता है जिसे हर वर्ग की ऑडियंस देख सकती है, चाहे वो छोटा बड़ा बुजुर्ग महिला या किसी भी वर्ग के लोग हैं उस फिल्म को देख सकते हैं, इसको सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा यूए यानी पेरेंटल गाइडेंस सर्टिफिकेट। यह सिर्फ उन फिल्मों को दिया जाता है जिसे माता पिता अपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ देख सकते हैं। फिर ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट। एडल्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उन फिल्मों को दिया जाता है जिसे एडल्ट ही देख सकते हैं। आमतौर पर बोल्ड सीन्स वाली फिल्मों को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। और चौथा एस यानी स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट। यह जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वैसी फिल्मों को दिया जाता है, यानी यह स्पेशल ऑडियंस के लिए दिया जाता है। जैसे अगर फिल्म को सिर्फ डॉक्टर्स या सेना के जवानों को दिखाना हो तो उस फिल्म को एस सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं सेंसर बोर्ड कैसे शुरू हुआ। दरअसल शुरू में इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों की बात को लोगों तक पहुंचाने से रोकने के लिए किया जाता था, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी की बातों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये तब की बात है जब भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। उस समय अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबार के साथ साथ फिल्म को भी जरिया बना लिया था, यानी कि फिल्म के जरिए अपनी बातों को लोगों तक ज्यादा से लोगों तक पहुंचाया जाता था। ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1918 लेके आई। एक एक्ट लेके आई जिसका नाम रखा गया सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1918। इस एक्ट के पहले तक भारतीय फिल्मकार कुछ भी दिखाने के लिए स्वतंत्र थे, यानी कि भारत में उसकी पहली फिल्म बनती थी लेकिन वो कुछ भी दिखा सकते थे। लेकिन इसके बाद उन्हें फिल्म रिलीज के लिए भारत के बड़े शहरों में स्थापित सेंसर बोर्ड की मंजूरी लेनी होती थी। पहले यह सेंसर बोर्ड फिल्मों में से ऐसे सीन्स निकाल देता था जिनसे यूरोपियों की इमेज खराब होती थी, यानी कि फिल्म से वैसे सीन ही हटा दिए जाते थे। फिर आजादी के बाद सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव कर नया सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 अस्तित्व में लाया गया। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, और इस एक्ट में अभिव्यक्ति को ज्यादा तवज्जो दी गई। आपको बता दो केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया को जून 1983 यानी कि साल 1983 तक केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, महानगर मुंबई में की गई थी, और शुरुआत में इसके रीजनल ऑफिस मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में थे, यानी कि 3 बड़े महानगरों में थे। अब फिलहाल इसके रीजनल ऑफिस बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम के अलावा नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में भी है, जो रीजनल सिनेमा के सर्टिफिकेट का काम करते हैं। यानी देश भर में कुल 9 जगहों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऑफिस हैं वर्तमान में, यानी कि इन 9 जगहों पर आप अपने फिल्मों का सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार की आप फिल्म ले जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड से यानी कि एक अध्यक्ष, बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक कम से कम 12 से 25 तक मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम से कम 12 या 25 तक अधिकतम मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, और इनका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा का नहीं होता है। सेंसर बोर्ड में नियुक्ति के लिए ऐसे लोगों को चुना जाता है जो कि फिल्म की आमतौर पर समझ रखते हैं, यानी कि आमतौर पर फिल्मी पर्सनैलिटी, सोशल वर्कर, आर्ट्स की समझ रखने वाले या एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति को तवज्जो दी जाती है। रीजनल सेंटर्स में फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए इन लोगों के पैनल की सहायता ली जाती है, इनकी मदद से ही उस पे किया जाता है, इस बोर्ड के मेंबर्स में होते हैं। अगर वर्तमान में अभी सेंसर बोर्ड में कि मेंबर्स की बात करूं सेंसर बोर्ड में, तो प्रसून जोशी वर्तमान में प्रसून जोशी चेयरमैन के पद पर है, रविंद्र भाकर सीईओ हैं, वहीं इसके अलावा विद्या बालन, वामन केंद्रे, विवेक अग्निहोत्री, मिहिर भूतिया, रविंद्र पातंगे, गौतमी त्रिमल्ला, वानी त्रिपाठी टीकू, जीविता राजशेखर और टी.एस. नागभरन बोर्ड मेंबर्स हैं। सेंसर बोर्ड ने पिछले 1 साल में फिल्मों, शॉर्ट फिल्मों यानी कुल मिलाकर तकरीबन 4500 फिल्मों को रिव्यू किया है, जिनमें सबसे ज्यादा 5 फिल्म इंडस्ट्रीज की फिल्में थी। 4500 फिल्मों में सबसे ज्यादा
5 फिल्म इंडस्ट्री इसकी फिल्में थी, उसमें से सबसे टॉप में सबसे ज्यादा 897 हिंदी फिल्में थी। इसके बाद 574 तमिल फिल्में, उसके बाद 570 कन्नड़ फिल्में, उसके बाद 546 तेलुगु फिल्में और इसके बाद 426 मलयालम फिल्में हैं जो पिछले 1 साल के दौरान सेंसर बोर्ड ने इसमें समीक्षा करके उनको सर्टिफिकेशन दिया है, यानी कि उसका समीक्षा की। अब सवाल यह आता है कि समीक्षा यानी जांच के दौरान कैसे कैसे सीन्स पर कैंची चलती है, यानी कि जांच के समय कैसे कैसे सीन्स को हटाए जाते हैं या काटे जाते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको वो भी बता देता हूं, जान लीजिए। दरअसल सेंसर बोर्ड मुख्यतः हिंसात्मक और अधिक अश्लीलता, क्रूरता, अपमानजनक वाली बातें, क्रूरता जहां दिखाया जाए हो, राष्ट्र विरोधी बातें जैसे सीन्स पर कैंची चलाती है। जैसे कि बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधी के रूप में या हिंसा के दौरान दर्शक के रूप में दिखाया गया हो, या बच्चों को किसी प्रकार का दुरुपयोग किया गया हो, या हिंसा का शिकार बताया गया हो, या बच्चों को अपराधी बताया गया, तो ऐसे सीन को काट दिया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ अगर मिसबिहेव किया गया हो, जो शारीरिक रूप से अपंग है, विकलांग है, अगर उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया गया हो या उसका मजाक उड़ाया गया हो, तो ऐसे सीन्स को काट देते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता यानी कि उनका दुरुपयोग, यानी कि जानवरों के सीन्स अगर अनावश्यक रूप से दिखाए जाने पर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे सीन्स को भी काट दिया जाता है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के सीन्स पर भी कैंची चलाई जाती है। वैसे सीन्स जिनमें शराब पीने को सही बताया गया हो, वो सीन्स भी सेंसर बोर्ड काट देती है। नशीली दवाओं के सेवन को सही बताने वाले सीन्स भी सेंसर होते हैं। इसके अलावा तंबाकू सेवन या स्मोकिंग को बढ़ावा देने वाले सीन्स भी सेंसर होते हैं, यानी कि काटे जाते हैं। अश्लीलता और मिसबिहेवियर वाले सीन, जहां पे अधिक अश्लीलता होता है या किसी के साथ मिसबिहेव किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, तो उसको भी सीन्स काटे जाते हैं, अश्लील टाइप्स का वो हटाए जाते हैं। डबल मीनिंग डायलॉग्स या शब्दों को हटाए जाते हैं। महिलाओं के लिए अपमानजनक या उन्हें बदनाम करने वाले सीन्स को भी सेंसर किया जाता है। महिलाओं के साथ हिंसा या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न वाले सीन, जो महिलाओं को पीड़ना दे रहा हो, ऐसे सीन्स को सेंसर किए जाते हैं, काटे जाते हैं। वहीं धर्म, जाति पर कोई भी अगर अपमानजनक सीन्स जिसके धार्मिक भावनाएं भड़के, ऐसे सीन्स को भी काटने का नियम है। राष्ट्र विरोधी, भारत की इमेज खराब करने वाले सीन्स या डायलॉग इत्यादि ऐसे सीन्स को काटे जाते हैं। यानी कि ये सारे जो मैंने आपको बताए, ये प्रावधान है, ये नियम है सेंसर बोर्ड के कि ऐसे सीन्स को काट देना चाहिए, यानी कि फिल्म से हटा देना चाहिए। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद आपके मन में एक सवाल होगा, या आप देख रहे हो कि सब होने के बावजूद तो कई सारे ऐसे सीन्स फिल्म में देखने मिलते हैं जो अश्लील होते हैं, नग्नता होते हैं, क्रूरता होते हैं, धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने वाला होते हैं, खास करके हिंदू भावनाओं की ठेस पहुंचाने वाले। ऐसे कई सेंसर देखते हैं, यानी कि कहने को सकते उस लेवल पे अभी इस तरह पे काम नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए। बात करें समीक्षा की, तो आज के समय में फिल्म और वेब सीरीज तो आप ओटीटी पे छोड़ दिए, फिल्मों का भी स्तर, वेब सीरीज का स्तर काफी स्तर से नीचे गिर गया है, यानी कि हमारी संस्कृति से धीरे धीरे नीचे गिरता दिख रहा है। कोई ऐसी फिल्में अच्छी भली, यानी कि अच्छी भली कहानी वाली फिल्में, अच्छी भली स्टोरी वाली फिल्में, एक सूचना वाली फिल्में में भी बेफिजूल का अश्लील सीन दिखा के, यानी कि वैसे सीन्स दिखा के जो हमारे संस्कृति के अंदर नहीं है, वो सीन्स दिखा के उस फिल्म को ऐसे बना दिया जाता है कि आप उसे अपने परिवार के साथ, अपने गार्जियन के साथ, छोटे बच्चों के साथ नहीं देख सकते। फिल्म पूरी अच्छी है, लेकिन बेफिजूल का आपको अश्लील सीन दिखाया दिया जाता है, यानी कि जो सीन नहीं दिखाना चाहिए, जो हमारे संस्कृति और संस्कार के अंदर नहीं है, जिसमें कई सारे सीन्स आते हैं, जिसकी फिल्मों में कोई जरूरत नहीं होती है। साथ ही आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि जैसे कि सेंसस बोर्ड के इस प्रावधान में, सेंसस में नियम है कि स्मोकिंग, शराब, ये धुआं, सब सारे सीन को काटे जाए जो उसको बढ़ावा देता हो। लेकिन अभी देखने को क्या मिलता है कि फिल्में जो रिलीज होती है उसमें आसानी से एक्टर या एक्टर कई जगह पे शराब पीते हुए, नस्ली धुआं, सिगरेट पीते हुए, स्मोकिंग पीते हुए दिखाया जाता है, और सिर्फ छोटा सा लाइन में फिल्म के नीचे लिख दिया जाता है धूम्रपान ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जरा सा सोचने वाली बात है, ये तो आप कह रहे हैं कि हम वहां नीचे लिख दिए, क्या नीचे लिखने से ये बढ़ावा नहीं हो रहा है? आमतौर पर जितने फिल्म देखने जाते हैं, जितने भी दर्शक फिल्म देखने जाते हैं, वो फिल्म में केंद्रित होते हैं, वो फिल्म को देख रहे होते हैं, ना कि उसके नीचे आप छोटी सी लाइन में लिख दिए हैं कि स्मोकिंग खतरनाक होता है या शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो जनाब आप तो बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो देखने वाले दर्शकों को यही सिखाएगा कि इस लाइफ स्टाइल दिखाता है कि आप स्मोकिंग पी रहे हैं तो बड़े स्मोकिंग कर रहे हैं, बड़े हीरो हैं, आप शराब पी रहे हैं। पहला बात तो अगर पढ़ा लिखा भी आदमी ध्यान से फिल्म केंद्रित होता है वो तो पढ़ता नहीं है। दूसरा बात, कई सारे ऐसे भी देखने जाते हैं, फिल्म को देखने जाते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, जो साक्षर नहीं होते हैं, वो भी फिल्म देखते हैं और वो उस छोटा सा क्वेश्चन जो लिख देते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको नहीं देखते, उसको नहीं सीखते, तो उसको देख पढ़ ही नहीं पाते। उसके मन में क्या दिमाग आता है कि नहीं पीना चाहिए, कोई बात नहीं, फिल्म ही दिखा रहा है, सेंसर बोर्ड पास कर दिया, इसका मतलब सही है, लेकिन वो सीन सही नहीं है, वो दिखाना सही नहीं। धूम्रपान, स्मोकिंग, ऐसे कई सारे सीन हैं, कई सारे असामाजिक तत्व हैं जो आज के सिनेमाओं में, फिल्मों में, सीरियलों में बढ़ गए, बेफिजूल के बढ़ा दिया गया है, एक प्रचार करने का जरिया बना दिया गया है। और सिर्फ कौशल लिख देने से ये चीजें समाधान नहीं जाती, ये तो खुद बचाव के लिए हुआ कि अगर पे कोई केस नहीं कर दे, कह नहीं दे कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप बचाव के लिए बोल देंगे नहीं मैंने तो लिखा था कि धूम्रपान शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये तरीके होते हैं, लेकिन इसके फॉलो नहीं किया तो सिर्फ बचाव, आज के समय में सिर्फ बचाव के लिए ये लगाया जाता है। आज की इस खास वीडियो में, आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।